नमस्कार दोस्तों। 8th क्लास का व्यापार से साम्राज्य तक वाला चैप्टर चल रहा था, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना साम्राज्य बढ़ाने में लगी थी। उसका अगला निशाना था मैसूर। मैप में ध्यान देंगे, मैसूर जो है, जो वर्तमान कर्नाटक और उसके आसपास का क्षेत्र था। देखिए, इसके उत्तर में मराठे थे और यहां पर राइट साइड में अगर आपको निजाम लिखा हुआ नजर आ रही है, हैदराबाद का इलाका था। यहां पर मैंने एक मलाबार तट अंकित किया है। यह केरल का तटीय प्रदेश था, जहां के सारे बंदरगाह लगभग मलाबार तट के उस समय मैसूर के इलाके या मैसूर के नियंत्रण में थे। मैसूर, जिसके दो प्रतापी शासक उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए थे, हैदर अली, और हैदर अली के बाद में उसका बेटा टीपू सुल्तान। जी हां दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में आंग्ल मैसूर संघर्ष, यानी कि मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो संघर्ष हुआ, उसके कारण क्या थे, कैसे हुआ, और उसकी जो परिणति है, यानी क्या उसका समापन कैसे हुआ। चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एग्जाम में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इस पे चर्चा करेंगे, न ज्यादा और न कम। शुरू करते हैं हम आंग्ल मैसूर संघर्ष। और जब जब आंग्ल मैसूर संघर्ष की बात आती है, दो राजाओं का नाम आता है। वो मैंने पहले आपको बताया, हैदर अली सबसे पहले, टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली, जिसका कार्यकाल 1761 से 1782 माना जाता है। 1761 से 1782। और हैदर अली के बाद में उसका पुत्र टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान 1782 से 1799। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, यही टीपू सुल्तान जिसके लिए शेर ए मैसूर का टाइटल इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि मैसूर का शेर, शेर ए मैसूर, टीपू सुल्तान 1782 से 1799। देखिए, संघर्ष ऐसे ही नहीं होता है, संघर्ष के कुछ कारण होते हैं। क्या कारण थे? सबसे पहला कारण तो लाजमी था, साम्राज्यवादी विस्तार की भावना। कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि भारत में यदि साम्राज्य को आगे बढ़ाना है तो मैसूर को जीतना पड़ेगा, और उसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा था टीपू सुल्तान, उसके पिता हैदर अली। हम चर्चा करेंगे कारणों पर। क्या कारण रहे आंग्ल मैसूर संघर्ष के कारण? ये आपके अभ्यास के प्रश्नों में भी शामिल है। आंग्ल मैसूर संघर्ष के कारण, देखिए, कंपनी जो थी वो व्यापार को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी और व्यापार के जरिए ही उसने सारी शक्ति इकट्ठी की थी। जब व्यापार की बात आती थी तो कंपनी अपने हितों को सबसे ऊपर रखती थी, और हो भी क्यों ना, कोई भी व्यापारी कंपनी होगी, व्यापार का उद्देश्य ही अपना हित साधना है, मुनाफा कमाना है। यहां पर पहला जो कारण था वो मलाबार तट से जुड़ा हुआ था। देखिए, तटीय प्रदेश था, तो यहां से जो है यूरोप को और अरब देशों को व्यापार होता था समुद्र के रास्ते। तो मलाबार तट का जो ज्यादातर इलाका मैसूर के नियंत्रण में आता था। तो हम इसको पहले कारण के रूप में लिख सकते हैं कि मलाबार तट का व्यापार मैसूर के नियंत्रण में था। बहुत इजी है समझना आप इसको। मलाबार तट का व्यापार मैसूर के नियंत्रण में था, और जहां से और उस समय मसालों की जो यूरोप में ज्यादा डिमांड थी, तो जहां से इलायची, काली मिर्च, जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी काली मिर्च, इलायची आदि मसाले खरीदती थी, आदि मसालों का व्यापार करती थी। यह पहला तर्क हो गया। अब देखिए, बात बिगड़ेगी आगे। बात बिगड़नी लाजमी है। जब दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं तो उसका
असर व्यापारिक हितों पर भी पड़ेगा। तो पहला ये हमने देखा कि यहां पर मलाबार तट का जो व्यापारिक जो ये क्षेत्र था, जो ट्रेड जोन था, वहां से कंपनी व्यापार करती थी और मैसूर के साथ उसके संबंध जब ठीक थे। लेकिन फिर क्या हुआ, बात आती है 1785 की। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने बंदरगाहों से, यानी कि मलाबार तट वाले क्षेत्र से, तो 1785 में टीपू सुल्तान ने मलाबार तट से, यानी कि अपने बंदरगाह जहां जहां उसका नियंत्रण था, अपने बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। टीपू सुल्तान ने अपने बंदरगाहों से काली मिर्च, यानी कि ब्लैक पीपल, चंदन की लकड़ी तथा इलायची का निर्यात, यानी कि एक्सपोर्ट, इलायची का निर्यात रोक दिया। निर्यात कहते हैं एक्सपोर्ट, निर्यात, यहां पर एक टर्म आया है, निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट। जब विदेशों को सामान बेचा जाता है, विदेशों को सामान बेचना, उसको हम कहेंगे निर्यात। तो 1785, देखो ये वो दौर था 1785 जब मैसूर के और अंग्रेजों के बीच में संबंध सही नहीं थे। उसके पहले उनके युद्ध हो चुके थे। देखिए, मैंने एक वीडियो में चर्चा की थी कि कंपनी जहां तक कोशिश करती थी प्रत्यक्ष आक्रमण नहीं करती थी, लेकिन मैसूर उसके साथ एक ऐसा अपवाद कह सकते हैं हम, जहां उसने अपनी सेनाएं भी भेजी और बार बार युद्ध किया, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं कारण। यहां पर अब निर्यात जब रोक दिया गया है चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची और उसके साथ मसालों का, तो उसका प्रभाव कंपनी के व्यापार पर पड़ने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी इस बात को कभी भी सहन नहीं कर पाई। इसके बाद में टीपू सुल्तान ने क्या किया? तीसरा कारण, टीपू सुल्तान ने अपने, यानी कि जो देसी व्यापारी थे, जो उसकी बात मानते थे, जो उसके साथ व्यापार करते थे, स्थानीय व्यापारी जो थे, लोकल ट्रेडर्स, स्थानीय व्यापारियों से, यानी जो सौदागर थे, जो भारतीय व्यापारी थे, उनको कहा कि आप कंपनी के साथ कोई भी व्यवहार नहीं करेंगे। टीपू सुल्तान ने अपने स्थानीय व्यापारियों से कंपनी के साथ व्यापार के लिए मना कर दिया। बहुत ही अपमानजनक स्थिति थी ये कंपनी के लिए और उसके व्यापार के लिए। अब देखिए चौथी स्थिति, यानी कि चौथा कारण, सबसे खतरनाक, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में मित्रता नहीं थी। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों को अपना दोस्त बनाया। टीपू ने फ्रांसीसियों के साथ मिलकर, अपनी सेना को मॉडर्न, यानी कि आधुनिक बनाया, उसको हथियारों से लैस किया, उसका आधुनिकीकरण किया, अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, मॉडर्नाइजेशन किया। अब अंग्रेज और आग बबूला हो गए। युद्ध होना स्वाभाविक था, युद्ध तो ऐसे शुरू हो चुका था, लेकिन जैसे जैसे युद्ध हुआ कुछ कारण जुड़ते गए उसके अंदर। अभ्यास का प्रश्न है, टीपू सुल्तान को कंपनी अपने लिए खतरा क्यों मानती थी? ये कारण आएंगे 4, बेझिझक लिखना है इसको। अब हम बात करते हैं युद्धों की। देखिए, दोनों के बीच में 4 युद्ध लड़े गए। मैसूर और अंग्रेजों के बीच में 4 युद्ध लड़े गए। हम चारों का बारी बारी जिक्र करेंगे। पहला युद्ध 1767 से 1769। इस समय हैदर अली मैसूर का शासक था। 1769 में युद्ध हुआ
और युद्ध के बाद में आपको पता है संधि होती है, कोई भी युद्ध हो उसके बाद में संधि पे खत्म होता है। तो यहां पर 1769 के अंदर जब युद्ध खत्म होने का था 69 के अंदर, तो मद्रास की संधि होती है। तो युद्ध की जो समाप्ति है वहां पर आपको मद्रास की संधि मिलेगी। युद्ध की समाप्ति हुई मद्रास की संधि से। पहला युद्ध समाप्त, अनिर्णित रहा। हैदर अली का पलड़ा यहां पर भारी था इसके अंदर, इसलिए अंग्रेजों ने कुछ ज्यादा डिमांड नहीं की और जो भी है हाथ जोड़ करके मामले को सुलटा लिया, शांत कर दिया। अब अंग्रेज चुप बैठने वाले नहीं थे, लेकिन हैदर अली भी चुप बैठने वाला नहीं था। उसने निजाम और मराठों को थोड़ा सा धन देकर, लालच देकर अपनी ओर मिलाया, दोस्ती करके, और तीनों ने मिलकर के आक्रमण किया। अंग्रेज फिर हारे। देखिए दूसरा युद्ध, ये दूसरा युद्ध यानी कि द्वितीय युद्ध, आंग्ल मैसूर द्वितीय संघर्ष, दूसरा युद्ध 1780 से 84। और यहां पर इस बीच के युद्ध के बीच में 1782 में हैदर अली की मृत्यु होती है। यहां पर हैदर की मृत्यु हो जाती है और बाकी का जो युद्ध है वो टीपू सुल्तान की यहां पर एंट्री होती है। टीपू, हालांकि टीपू पहले भी साथ में था, लेकिन एक राजा के तौर पर यहां पर टीपू आता है। 82 में हैदर मर जाता है, 84 में युद्ध खत्म होता है, फिर एक संधि होता है। दूसरे युद्ध की समाप्ति पर एक संधि और होती है और मद्रास की संधि के बाद उस संधि को नाम दिया गया मंगलोर की संधि। ये दूसरे युद्ध की। इस युद्ध में भी अंग्रेजों को कुछ ज्यादा हाथ लगता नहीं है, मामला ठंडा पड़ जाता है। अंग्रेज हाथ जोड़ करके भाग लेते हैं, भाई ठीक है जो हुआ उसको छोड़ दीजिए, आगे से हम दोस्त रहेंगे। लेकिन अंग्रेज चुप बैठने वाले नहीं थे। अब आता है तीसरे युद्ध का काल। यहां पर मैं लिखूंगा तीसरा युद्ध, जो सबसे निर्णायक युद्ध था 1790 से 92। अब बाजी पलट जाती है। पहले ये दोनों मैसूर के साथ थे, अब ये दोनों अंग्रेजों के साथ हो जाते हैं। अंग्रेजों ने दोनों को अपने ओर किया, तीनों मिल करके मैसूर पर आक्रमण करते हैं 1790 से 92। 92 के अंदर एक संधि होती है 1792 में। 1792 में एक संधि होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम जो कि मैसूर की राजधानी भी थी, और यहां पर टीपू ने एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और यह संधि जो है वो मैसूर के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि इस बार मैसूर की पराजय होती है अनेक मोर्चों पर। ये जो तीनों पक्ष थे, मराठे, निजाम और कंपनी, ये तीनों मैसूर के आधे राज्य को आपस में बांट लेते हैं। मैसूर को बिल्कुल पंगु बना दिया जाता है। तो इसकी जो है, मैं आपको इसकी कुछ शर्तें हैं कि आधा राज्य यानी कि मैसूर का आधा राज्य निजाम, कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी तथा मराठे आपस में बांट लेते हैं। देखिए हिंदुस्तान का दुर्भाग्य था कि एक विदेशी कंपनी के साथ में यहां पर मराठे और निजाम मिले हुए थे। होना यह चाहिए था कि मैसूर के साथ में ये खड़े होते हैं, लेकिन यहां पर स्थिति बिल्कुल उलट थी। टीपू सुल्तान को यह कहा जाता है कि 3 करोड़ रुपए हर्जाने के रूप में दो। 3 करोड़ रुपए मैसूर हर्जाना देगा, और जब तक ये पैसे नहीं चुकाएंगे, टीपू के 2 बेटे, टीपू के 2 पुत्र अंग्रेजों के पास बंधक बने रहेंगे। बंधक बने रहेंगे। अब इस अपमानजनक संधि के बाद में टीपू सुल्तान जैसा स्वाभिमानी शासक कैसे चुप रह सकता था। अब देखिए ये जो कार्यकाल था पहले युद्ध में, उस समय रेगुलेटिंग एक्ट जारी नहीं हुआ था, इसलिए कोई भी भारत का जो है गवर्नर जनरल के रूप में कोई था नहीं। लेकिन जैसे आप दूसरे युद्ध का कार्यकाल देखते हैं 1780 से 84, उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं वो यहां के गवर्नर जनरल थे भारत के।
जिसको पहला गवर्नर जनरल कहा गया बंगाल का, है ना, वो पूरे भारत का। तो यहां पर आपको रखना है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भारत का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। तीसरा जो युद्ध हुआ था उस समय था कॉर्नवालिस। ये तीसरा युद्ध कॉर्नवालिस की अगुवाई में ये सारा कामकाज हुआ, चार्ल्स कॉर्नवालिस। अब हम बात करते हैं चौथे युद्ध की। ये चौथा युद्ध हुआ 1799 में, और यहां पर टीपू की मृत्यु होती है 4 मई 1799। 4 मई 1799 को टीपू की मृत्यु और मैसूर पर कंपनी का अधिकार, उसके बाद में कंपनी पे सहायक संधि थोप दी जाती है, जिसका जिक्र मैंने किया था। और सहायक संधि का जैसे ही नाम आता है, इस समय गवर्नर जनरल था आपके वेलेंजली। तो हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस और वेलेंजली, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस और वेलेंजली। ये था दूसरे युद्ध में, ये था तीसरे युद्ध में, ये था चौथे युद्ध में। संधियां देखिए, तीनों संधियां मद्रास की संधि, मंगलोर की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि। मैं क्विक रिवीजन लेता हूं। आंग्ल मैसूर संघर्ष। आंग्ल मैसूर संघर्ष में आपको 2 नाम याद रखने हैं, पहला हैदर अली और दूसरा टीपू सुल्तान, जिसको शेरे मैसूर कहा गया। यहां से प्रश्न निकलता है, शेरे मैसूर किस शासक को कहा गया? हैदर अली जब तक था तब तक कामकाज ठीक था, लेकिन टीपू अकेला इस अंग्रेजों से लड़ नहीं सका और मैसूर का साम्राज्य जो है वो अधिग्रहित कंपनी द्वारा कर लिया गया। देखिए आंग्ल मैसूर संघर्ष के कारण क्या थे। मलाबार तट के जो क्षेत्र आते थे वो मैसूर के इलाके में आते थे, और मैसूर ने यहाँ पर कुछ रियायतों के साथ में पहले कंपनी को छूट दी थी। लेकिन जैसे जैसे रिश्ते बिगड़ते गए, 1785 में टीपू सुल्तान ने कहा कि भाई काली मिर्च, चंदन की लकड़ी और इलायची जैसी जो चीज है वो यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं होगी, यानी कंपनी के साथ हम कोई व्यापार नहीं करेंगे। अपने जो लोकल ट्रेडर्स थे, स्थानीय व्यापारी थे, जो मर्चेंट्स थे, उनको कहा टीपू ने, आप भी कंपनी के साथ व्यापार नहीं करेंगे, मना कर दिया। फिर उसने फ्रांसीसियों के साथ मिल करके अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया। ये सारे कारण थे, आपको चारों लिखने हैं। ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब दोनों के बीच में 4 युद्ध हुए। पहला 1767 से 69, समाप्ति हुई मद्रास की संधि। ये देखिए, ये पहली संधि थी। दूसरा 80 से 84, इसमें 82 में हैदर की मृत्यु हो जाती है और समाप्ति होती है मंगलोर की संधि से, दूसरी संधि, ये दूसरे युद्ध की। तीसरा युद्ध 90 से 92 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। ये तीसरी संधि है आंग्ल मैसूर, और सबसे खतरनाक थी ये मैसूर के लिए। 3 धाराएं मैंने लिखी। आधा राज्य गया टीपू का, 3 करोड़ रुपए गए और 2 पुत्र गए। ये श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम मैसूर की राजधानी थी, मैं यहां लिखता हूं, जहां पर श्रीरंगपट्टनम ये मैसूर की राजधानी थी, मैसूर की, जहां पर टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था और फ्रांसीसी एक जैकोबिन क्लब की उसने सदस्यता ली थी। फ्रांसीसियों के साथ उसकी मित्रता थी। इस प्रकार मैसूर भी कंपनी के नियंत्रण में आ गया। अब मैसूर आया, अब बारी मराठों की थी।